यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाला उपचुनाव अंततः शोर शराबे, घात प्रतिघात और विभिन्न आरोपों और दावों के साथ कल संपूर्ण हो गया। लेकिन इस दौरान कई जगहों पर कई बवाल हुए, जिसको लेकर कभी सपा तो कभी भाजपा की ओर से चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की गई और इस उपचुनाव में चुनाव आयोग ने 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया और साथ ही कई मीडिया चैनल्स ने, कई पत्रकार बंधुओं ने और कई एक्सपर्ट्स ने यह दिखाने की भी कोशिश की कि इस उपचुनाव में प्रशासन ने शासन के लिए पूरी तरीके से पूर्व की सरकारों के कार्यकाल की भांति ही काम किया। वहीं अब चुनाव संपन्न होने के बाद अलग अलग रुझानों के अनुसार एग्जिट पोल्स भी सामने आने लगे हैं, जिनके अनुसार कुछ का कहना है कि सपा के पीडीए का जादू चला है, तो कुछ का कहना है कि भाजपा का बटेंगे तो कटेंगे नारा कारगर साबित हुआ है। असली तस्वीर तो 23 नवंबर को चुनाव परिणामों के बाद ही सामने आएगी, क्योंकि उसी के अनुसार पता चलेगा कि असल में कौन जीत का सिकंदर है। लेकिन उस तस्वीर में आपको क्या दिखने वाला है, इस बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। कल काफी शोर शराबे, हो हंगामे और अफरा तफरी के माहौल में यूपी विधानसभा का उपचुनाव संपूर्ण हुआ और इस बीच सपा की ओर से कई दावे किए गए, बल्कि खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रहे थे और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया गया था कि इस उपचुनाव में आईएएस अधिकारी से लेकर पुलिसकर्मी तक भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा के लिए वोट जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और साथ ही बुर्का पॉलिटिक्स भी खूब चली और उसको लेकर भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़े जोर शोर से आवाज उठाई। लेकिन यदि कोई वोट देने जा रहा है तो उसके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड से उसकी पहचान को मैच करना भला गलत कैसे हो सकता है, ये तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही जाने। लेकिन आमतौर पर यह एक सामान्य प्रक्रिया है और उस बुर्के के अंदर जिसका वोटर आईडी कार्ड दिखाया जा रहा है वहां वही महिला मौजूद है या फिर उसकी जगह पर कोई और या फिर कोई पुरुष तो फर्जी वोट डालने नहीं जा रहा है, इस बात की निगरानी करना और इसकी पुष्टि करना भी प्रशासन का ही काम है। हाँ, लेकिन इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था और यह आरोप लगाया कि वहां ककरौली थाने के एसएचओ वोटर्स को वोट देने से रोक रहे हैं और पिस्तौल लहराते हुए उन्हें डरा भी रहे हैं। यहां तक कि अखिलेश यादव ने एसएचओ को निलंबित करने की भी मांग उठाई, लेकिन इस वीडियो की असल सच्चाई को छुपा लिया। इस वीडियो और इसके पीछे की असल सच्चाई, असली कहानी से आज आपको रूबरू करवाऊंगा मैं हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के अंक में। लेकिन अभी फिलहाल यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ उनके एग्जिट पोल्स के बारे में आपको बताता हूं, जो कि काफी दिलचस्प नजर आया है। इस बार जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, कानपुर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदरकी, मैनपुरी की करहल और गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीटें इनमें शामिल हैं। इन सभी 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में विभिन्न एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा को बटेंगे तो कटेंगे नारे का फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जिट पोल्स के अनुसार भाजपा को इन 9 विधानसभा सीटों में से 6, तो कुछ एग्जिट पोल्स के अनुसार 7, तो कुछ के अनुसार 5 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं सपा को भी लगातार लगभग 2 से 4 सीटें जीतने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन यदि हम गौर करें तो कुछ सीटों पर सपा तुलनात्मक रूप से अधिक मजबूत नजर आई है, जैसे अपने गढ़ करहल में, कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी है, जहां परिणाम एग्जिट पोल्स को सही या गलत साबित कर सकते हैं। वहीं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर भी कुछ हद तक सपा को बढ़त मिलने की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन चूंकि यहां खुद सपा विधायक पूजा पाल भाजपा के लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी और साथ ही सपा प्रत्याशी के लिए अंदर खाने ही
विरोध नजर आया था। साथ ही इस सीट पर सपा और कांग्रेस के बीच भी कुछ नोकझोंक जैसा माहौल नजर आया था, जिसकी वजह से ये फूलपुर विधानसभा सीट सपा के हाथ से निकल सकती है। वहीं इस उपचुनाव में पड़े वोटों के प्रतिशत की यदि हम बात करें तो इस बार इस उपचुनाव में मिर्जापुर की मजमा विधानसभा सीट पर लगभग 50.41% वोट डाले गए। वहीं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर 43.43% मतदान हुआ। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर 56.69% वोटर्स ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर 49.03% वोट डाले गए। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर 40.35% मतदान हुआ। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर 57.32% वोट डाले गए। वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर 53.92% वोट पड़े। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर 57.1% मतदान किया गया। तो इसके अलावा गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर 33.30% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यानी कुल मिलाकर सबसे कम मतदान गाजियाबाद की सदर विधानसभा सीट पर हुआ, तो वहीं सर्वाधिक मतदान मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर हुआ। वहीं इस उपचुनाव में 5 सीटों के 5 प्रत्याशी ऐसे भी रहे हैं जो पहली बार सदन में पहुंचने की कोशिश की जद्दोजहद में लगे हुए रहे हैं और उनकी जीत या हार उनके आने वाले भविष्य को तय करने वाली है। इनमें सबसे पहले बात आती है कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट की सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी की। दरअसल साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में हाजी इरफान सोलंकी की जीत हुई थी, लेकिन कानपुर आगजनी मामले में जेल जाने के चलते उनकी विधायकी चली गई थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई और उपचुनाव के लिए सपा की ओर से सिंपैथी वोटिंग्स पर फोकस करते हुए इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं आपको बता दूं कि सीसामऊ विधानसभा सीट पर लंबे समय से सोलंकी परिवार का ही कब्जा रहा है और इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प हुआ और इस सीट के परिणाम पर सभी की निगाहें अब टिकी हुई हैं। नसीम सोलंकी पहली बार इस सीट पर चुनाव लड़ी हैं। यहां तक कि नसीम सोलंकी विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव पहली बार लड़ी हैं और इसके लिए वो मंदिर भी गई, दीपावली भी मनाई, जिसके चलते उन्हें काफी सुर्खियां भी मिली थीं और उन्होंने अपने आंसुओं के बलबूते पर यहां पर वोट इकट्ठा करने की कोशिश की थी। वहीं इसके अलावा मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह की हार जीत भी उनके आगे के भविष्य को निर्धारित करने वाली है, क्योंकि रामवीर सिंह पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव में उनकी हार हुई थी। वहीं इस बार वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए और पहली बार जीत हासिल करने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए और साथ ही मुस्लिमों की जालीदार टोपी पहने हुए भी वो नजर आए और इसके लिए उन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी थीं और साथ ही इस बार के उपचुनाव में हुई कई बवालों के बाद इस सीट के परिणामों में असल में क्या आने वाला है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और इसके साथ ही उनका भी भविष्य सही तरीके से पता चलेगा। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट की, जहां पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था और सुंबुल राणा पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरी हुई थी। वहीं इस मीरापुर विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान भाजपा पर आरोप भी लगाए गए हैं। इस चुनाव परिणाम से सुंबुल राणा का भी भविष्य तय होने वाला है। इसके आगे अब बात करते हैं प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की, जहां सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं उनका विरोध पार्टी के भीतर ही किया जा रहा था जब से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था और साथ ही मुस्तफा सिद्दीकी ने दलितों पर विवादित बयान भी दिया था, जिसके चलते वो सुर्खियों में रहे और इसके चलते उनकी कई जगहों पर निंदा भी हुई थी। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें कि मुस्तफा सिद्दीकी ने साल 2022 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और इसी क्रम में अब अगला नाम आता है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट का। यहां सपा प्रत्याशी चारू कैन के भविष्य पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। साल 2022 में डॉक्टर चारू कैन ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में वो सेकंड नंबर पर आई थी, यानी कि जीत के दूसरे पावदान पर थी, लेकिन उन्हें उस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था और फिर आगे चलकर वो कांग्रेस में शामिल हुई और फिर कांग्रेस का हाथ छोड़कर उन्होंने सपा की साइकिल पर विराजमान होने का निश्चय किया और सपा में शामिल हो गई।
जहां उन्हें सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया और इस बार के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए चारू कैन ने लोगों से बहू बनकर वोटों की अपील की। और अब चुनाव संपन्न होने के बाद 23 नवंबर को निश्चित होगा कि आखिर इन पांचों उम्मीदवारों का भविष्य कैसा होने वाला है। और इसके साथ ही करहल विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि यहां पर सपा की ओर से सैफई परिवार के बेटे तेज प्रताप सिंह यादव को सपा ने अपने उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था। तो वहीं भाजपा की ओर से सपा को तगड़ा झटका देते हुए सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को तेज प्रताप सिंह यादव के सामने खड़ा किया गया था और इस सीट पर सैफई परिवार के बीच घमासान होने लगा। वहीं इस सीट पर जहां सपा की ओर से मजबूत दावेदारी की जा रही है, तो वहीं इसी बीच चुनाव वाले दिन यानी 20 नवंबर को सुबह सुबह आई दलित युवती की हत्या की खबर ने चुनाव पर कितना असर डाला है, ये भी जनता अपने वोटों के माध्यम से बता चुकी है। और साथ ही इसका परिणाम, इसका खुलासा होगा 23 तारीख को और असल में पता चलेगा कि इसमें क्या होने वाला है। अब एग्जिट पोल्स के अनुसार जहां भाजपा को 5 से 7 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और सपा को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आपके अनुसार इन एग्जिट पोल्स में कितना सच और कितना झूठ मिला हुआ है। इस बारे में अपनी राय अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।